नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज से आपके लिए यहाँ पे शुरू हो रही है जरधारी क्लासेस में उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम 2023 के लिए उत्तराखंड वन दरोगा की क्लासेस। और यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यहाँ पे MCQ यहाँ पे कराने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट MCQ होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं, वो हम यहाँ पे कंप्लीट आपको इस सीरीज के माध्यम से कराएंगे। साथ साथ दोस्तों, आपको अगर सिलेबस चाहिए वन दरोगा का हिंदी इंग्लिश में, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वन दरोगा के 12 मॉडल पेपर और 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2021 में वन दरोगा एग्जाम हुआ था, तो 5 उस समय के जो पेपर हुए थे 100 नंबर के, यानी टोटल 1700 क्वेश्चनों का संग्रह है दोस्तों। अगर आपको ये PDF चाहिए कंप्लीट 1700 क्वेश्चनों की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में, सिलेबस आप उठाइए और सिलेबस में आप देख सकते हैं आपकी जो पहली यूनिट है फूड प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, इससे संबंधित हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली क्लास है दोस्तों आज ये वन दरोगा की। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक अपनी राय जरूर दें। तो पहला क्वेश्चन है, दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर दोनों मीडियम, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम वाले अभ्यर्थी हैं चाहे वो हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी हैं, दोनों अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए यहाँ पे लाए गए हैं। तो यहाँ पे एक तरफ हिंदी के क्वेश्चन है, एक तरफ इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप इन ए फिक्स्ड रो ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड इज कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है अंतर फसल उत्पादन, इंटर क्रॉप प्रोडक्शन। क्या होती है इंटर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी अंतर फसल उत्पादन? तो जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाते हैं तो उसे कहा जाता है अंतर फसल उत्पादन। कैसे? जैसे ये क्या है, ये एक लैंड है, एक ये क्या है आपका खेत है। तो यहाँ पे एक कतार में हमने क्या उगा दी, यहाँ पे सोयाबीन, ये है सोयाबीन। उसके बाद जो दूसरी कतार है यहाँ पे हमने उगा दी मक्का। फिर यहाँ पे क्रम में, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया सोयाबीन और फिर यहाँ पे आ चुका है मक्का। तो लगातार इस प्रकार से ये क्या है, दो, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 फसलों को एक ही भूखंड पर निश्चित कतार में उगा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर फसल उत्पादन, यानी इंटर क्रॉप प्रोडक्शन। एक फसल के अंदर दूसरी फसल, सोयाबीन के बाद मक्का, फिर मक्का के बाद सोयाबीन, फिर मक्का, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो फसल उगाई जाती है एक ही लैंड पर, एक ही भूखंड पर, तो उसे कहते हैं अंतर फसल उत्पादन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? ठीक है, पल्स क्रॉप अगर हम लगाते हैं किसी खेत में तो वहां पर किस एलिमेंट की पूर्ति होती है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो दलहन फसलें क्या होती हैं। दलहन फसलें जैसे कि आपका चना, मटर, सेम, अरहर, ये सभी दलहन फसलों के अंतर्गत आते हैं, पल्स क्रॉप के अंतर्गत ये आते हैं। और इन दलहन फसलों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, एक दलहन फसल का एग्जांपल है सोयाबीन, सबसे उत्तम उदाहरण है दलहन फसल का सोयाबीन। और इसमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम जैपैनिकम। ये किसमें पाया जाता है, ये बैक्टीरिया सोयाबीन में पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यानी अगर हम किसी खेत में दलहन फसलों को लगाते हैं तो वो किस तत्व की पूर्ति करेंगे, नाइट्रेट की पूर्ति करेंगे, क्योंकि दलहन फसलों में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवाणु जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को कहते हैं। आपने देखा होगा जो भी फसल उगाई जाती है उसके साथ साथ कुछ अन्य प्लांट्स, कुछ अन्य पौधे अपने आप उग जाते हैं। तो द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोविंग अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड। घास, खरपतवार, जंगली पौधे या धान्य फसल, तो इससे कहते हैं खरपतवार। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कुछ खरपतवार के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि जेंथियम, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, गोखरू कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे पार्थोनियम,
और हिंदी में इसे कहा जाता है गाजर घास। तो एग्जाम्पल में आ सकता है कि कोई खरपतवार के एग्जाम्पल, ठीक है, वीड के एग्जाम्पल, तो जैंथियम जिसे गोखरू कहा जाता है और गाजर घास यानी पार्थोनियम ये खरपतवार के उत्तम उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्न में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। यानी अगर आप जो खाद्य पदार्थ हमारे उनको सुरक्षित करेंगे तो उनके स्टोरेज के लिए, उनके भंडारण के लिए नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 14% से कम। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए मॉडल पेपर में रखे गए हैं और साथ ही साथ उसमें मॉडल पेपर में आपको 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जा रहे हैं, यानी टोटल 17 पेपर जिसमें 1700 क्वेश्चनों का संग्रह है। और ये 1700 क्वेश्चनों को अगर आपको संग्रह चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो जैव उर्वरक का यहाँ पे जो स्रोत है वो है एजोला। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जैव उर्वरक क्या होते हैं दोस्तों, तो जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर, इसमें सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे माइकोराइजा हो गया, राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें ये सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इनमें जैव उर्वरक का जो स्रोत है वो है एजोला। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार के जो खाद्य भंडार रखे रहते हैं, जैसे अनाज को अगर संग्रहित करते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, पीड़क लग जाते हैं, ठीक है, पीस्ट हमें जिन्हें हम कहते हैं। तो उन पीड़कों को नष्ट करने के लिए हम वाष्पशील रसायन उसमें रखते हैं जो धीरे धीरे क्या करती है, वाष्पित होती है गैस के रूप में और फिर वो उन पीड़कों को, उन पीस्ट को क्या करती है, नष्ट करती है। तो इस जब हम इन यहाँ पे वाष्पशील रसायनों का प्रयोग करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं धूमन, ठीक है, फ्यूमिगेशन। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। वाष्पशील रसायनों के उपयोग को किसमें, खाद्य पदार्थों में, ताकि पीड़क यानी पेस्ट नष्ट हो सके। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं धूमन यानी फ्यूमिगेशन। छठे का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से कौन पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है। तो प्लांट कल्चर का यहाँ पे उद्देश्य जो नहीं है वो आपको बताना है। रोग मुक्त नस्ल का विकास करना, ये बिल्कुल पादप संवर्धन का उद्देश्य है। अधिक उत्पादन नस्ल का विकास करना, बिल्कुल सही। कम समय में परिपक्व होने वाले फसल का विकास करना, बिल्कुल सही। लंबे और झाड़ीदार पौधे का विकास करना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है, तो वो है लंबे और झाड़ीदार पौधों का विकास करना। क्योंकि अगर आप लंबे और झाड़ीदार पौधों का विकास करोगे तो इसके नीचे जो भी छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं उन तक ना तो सूर्य का प्रकाश पहुंच पाएगा, ना वो उनमें वो न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, तो जिसके कारण वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो लंबे और झाड़ीदार पौधों का विकास ये पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है। तो अक्टूबर से मार्च तक जो फसल उगाई जाती है वो होती है रबी की फसल। और रबी की फसल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपको रबी की फसल और खरीफ की फसल के जितने भी एग्जांपल है दोस्तों सभी आपको नोट करने हैं, क्योंकि पिछली बार ये एग्जाम में जरूर पूछे गए थे। तो यहाँ पे गेहूं हो गया सबसे प्रचलित उदाहरण। उसके बाद गेहूं के साथ साथ क्या उगाया जाता है, जो भी उगाया जाता है उसी टाइम। सरसों हो गया, चना हो गया, मटर, तो ये सभी क्या है, रबी की फसल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी फसल, देखो इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ पे जो इंग्लिश माध्यम में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, वहां से आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है। तो जो आर्टिफिशियली रूप से हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो उसे कहते हैं प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पादप संकरण यानी आर्टिफिशियली रूप से प्लांट ब्रीडिंग कराना, ठीक है, दो विभिन्न गुणों वाली प्रजातियों के मध्य, ताकि हमें एक नई उत्तम प्रकार की प्रजाति प्राप्त हो सके जिसमें दोनों के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो उसमें शामिल हो सके। इसी प्रकार से हम दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ हम एनिमल ब्रीडिंग में भी करते हैं।
और पादप संकरण यानी प्लांट ब्रीडिंग करना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, आर्टिफिशियली प्लांट ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 10, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर यहाँ पे संबंधित हो जाएगा मधुमक्खी पालन से, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं, और मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो लगता है सोनपुर। अब ये सोनपुर का है, तो सोनपुर है बिहार में, तो बिहार के सोनपुर में लगता है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। क्वेश्चन नंबर 12, वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं? तो दो प्रकार के पोषक होते हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट यानी वृहत पोषक जो कि अत्यधिक मात्रा में प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रेंट्स यानी सूक्ष्म पोषक जो कि कम मात्रा में पौधों के लिए जरूरी होते हैं। तो वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रो न्यूट्रेंट। सूक्ष्म पोषक के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे आयरन हो गया, उसके बाद बोरोन हो गया, और जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी सूक्ष्म पोषक के एग्जाम्पल हैं। और वृहद पोषक यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट्स के लिए अधिक से अधिक मात्रा में जरूरी है, तो वो होते हैं नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस हो गया, और पोटेशियम एनपीके, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अधिक से अधिक मात्रा में प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं, तो ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा के पोषक के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? विच वाज अप्लाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सोयल न्यूट्रिएंट्स। तो मृदा की पोषकता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक उर्वरक भी चाहिए और रासायनिक उर्वरक भी चाहिए, तो यानी ए और बी दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? ईडीबी यानी इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? तो ये है एक प्रकार का धूमक यानी कोमेट, ठीक है। और इसको अब धूमक की प्रक्रिया, ठीक है। अब जब हम इथिलीन डाइब्रोमाइड को किसी भी जो हमारे खाद्य स्टोरेज हैं वहां पर डालते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं फ्यूमिगेशन, और हिंदी में से धूमक ही कहते हैं। तो इथिलीन डाइब्रोमाइड एक क्या है? धूमक है, जिससे कीटों को नियंत्रित किया जाता है। किसी भी खाद्य जो भंडार है वहां पर कीटों को नियंत्रित करने के लिए इथिलीन डाइब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्यूमिगेशन भी कहा जाता है, फ्यूमिगेशन, ठीक है। और ये जो धूमक होते हैं ये क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। अन्य एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं कोमेट के यानी धूमक के, तो जैसे एथिलीन ऑक्साइड, ये भी एक उत्तम उदाहरण है धूमक का। हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। और इथिलीन डाइब्रोमाइड तो है ही, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पर्णकृमि पशुओं को किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पर्णकृमि, अब इस कृमि का नाम पर्णकृमि इसलिए पड़ा क्योंकि ये पत्ते के आकार का होता है, और ये पशुओं के यकृत यानी लिवर को क्या करता है? प्रभावित करता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से 1968 के मध्य, ठीक है, 1965 में ये शुरू हो गई थी। 1965 से 68 के मध्य भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और व्हाइट क्रांति यानी श्वेत क्रांति भारत में कब आई? तो 1970 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित पोषकों में कौन सा पोषक उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है? एंड जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट उपलब्ध नहीं होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम। तो NPK, ये तो सर्वाधिक आपको नोट करना है, NPK जो कि फर्टिलाइजर में उपलब्ध होता है। आयरन फर्टिलाइजर में क्या नहीं होता है? उपलब्ध नहीं होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, यानी 17 का हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, पार्थोनियम क्या है? कीटनाशक, खरपतवार, कवकनाशी या जीवाणुनाशक? तो पार्थोनियम है आपका खरपतवार, ठीक है। और अभी मैंने आपको खरपतवार के एग्जाम्पल बताए थे, जैसे जैंथियम जिसे गोखरू भी कहा जाता है,
और पार्थोनियम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं गाजर घास। और ये क्या है, खरपतवार है, जो कि फसल के साथ जो अन्य विभिन्न प्रकार की जो घास या विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं यहाँ पे खरपतवार। तो गाजर घास है, इसे पार्थोनियम कहा जाता है। गोखरू हो गया, और उसके बाद बथुआ हो गया, मोथा हो गया, दूब घास, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, खरपतवार यानी वीड के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जब कृत्रिम गर्भाधान होता है तो इसमें जो सीमेन होता है, बैल का जो वीर्य होता है, उसको किसमें सुरक्षित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे देखो जो प्रोसेस होती है आर्टिफिशियली, ये जो कृत्रिम गर्भाधान है, इसकी जो प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले कलेक्ट सीमेन, जो उत्तम गुणों वाला, जो उत्तम प्रकार का एक बैल होता है, उससे सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड इसकी प्रोसेस होती है वो होती है सीमेन को क्या करना, संरक्षित करना। और सीमेन को संरक्षण करने के लिए उसे बिल्कुल कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और फिर उसे स्टोरेज किया जाता है द्रव नाइट्रोजन में, ताकि वो सुरक्षित रह सके। और तीसरी प्रोसेस है यहाँ पे फीमेल वजाना में प्रवेश। वजाना में प्रवेश। तो इस प्रकार से दोस्तों आर्टिफिशियली रूप से यानी कृत्रिम रूप से गर्भाधान की प्रक्रिया होती है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके आएंगे। तो बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में, क्योंकि आपके पास एनिमल ब्रीडिंग दे रखी है, प्लांट ब्रीडिंग दे रखी है सिलेबस में, तो यहाँ से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो थार पारकर है गाय की नस्ल। गाय की कुछ अन्य नस्लों के बारे में अगर बात करें, जैसे गिर गाय हो गया, रेड सिंधी, साहिवाल, कोकरेज, ये सभी क्या है? गाय की नस्ल हैं। होलेस्टीन हो गया, विश्व की सबसे दुधारू गाय कौन सी है? तो वो है होलेस्टीन। गाय की एक नस्ल है होलेस्टीन, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा दुधारू गाय है। तो 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। फल, सब्जियों और फलों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बी ऑप्शन। फल, सब्जियों और फलों के विकास का अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। 21 का हो जाएगा बी ऑप्शन। और फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? तो ये हो गया फूलों की खेती। तो फल से आप फ्लोरी मत लगा देना, फूलों की खेती या फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, और फल, सब्जियों और फलों के विकास का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 22 कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। कार्बोहाइड्रेट किस फसल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो गेहूं में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मूंगफली में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है, वसा पाई जाती है। सरसों और चना, सरसों में फैट होता है और चना प्रोटीन का, प्रोटीन चना में जितने भी ये आपकी जो दलहनी फसलें उसमें सभी में वो प्रोटीन रिच मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में सर्वाधिक पाया जाता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 23, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको यहाँ पे बताना है, जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो एनपीके तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि एनपीके क्या है? ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, वृहद पोषक तत्व है। तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा सही आंसर, ए ऑप्शन। ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो आपको सभी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितनी बार निषेचित होती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी, इसे हिंदी में श्रमिक मधुमक्खी भी कहा जाता है। देखो मधुमक्खियों के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो मधुमक्खी में एक होती है कार्यकर्ता मधुमक्खी यानी श्रमिक मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, और एक होती है रानी। तो निषेचन का कार्य केवल किसका होता है? जो रानी मधुमक्खी होती है। और जो ये कार्यकर्ता यानी श्रमिक मधुमक्खी होती है वो अपने जीवन काल में एक बार भी क्या नहीं होती है? निषेचित नहीं होती है। क्योंकि निषेचन का काम किसका होता है? फर्टिलाइजेशन का काम किसका होता है? तो वो होता है रानी मधुमक्खी का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? तो भारत में पैदा की गई यहाँ इनमें से करण फ्रीज, ए ऑप्शन। और जो ये करण फ्रीज है ये क्रॉस ब्रीड है,
क्रॉस ब्रीड किस किस के बीच में क्रॉस कराई गई? तो हॉलिस्टीन जो विश्व की सबसे ज्यादा दुधारू गाय है, प्लस थार पारकर। थार पारकर और हॉलिस्टीन के मध्य क्रॉसिंग कराई गई, और एक जो क्रॉस ब्रीड हमें प्राप्त होती है उसका नाम है करण फ्रीज। तो भारत में ही यह संकर नस्ल पैदा की गई है, करण फ्रीज। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है 1960 में, 1970 में, ठीक है, 1970 में भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। तो 26 का हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर। और इसके जनक कौन से हैं? श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन, और ये किसके लिए शुरू की गई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है? तो जो जहर की ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है कार्यकर्ता यानी श्रमिक मधुमक्खियों में। जो वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, वर्कर बी होती हैं, उनमें जहर ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28। रानी मधुमक्खी निम्न कार्यों में कौन कार्य नहीं करती है? तो रानी मधुमक्खी अंडे पैदा करती है, ठीक है, निषेचन भी करती है, शहद बनाने का कार्य नहीं करती है रानी मक्खी, क्योंकि शहद बनाने का कार्य किसका होता है? जो वर्कर यानी जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पोम्फ्रेट है मृदलीय मछली, समुद्री मछली, अंतःस्थलीय मछली या झोंगा की एक प्रजाति? तो जो पोम्फ्रेट है ये है समुद्री मछली जो खारे पानी में पाई जाती है। पोम्फ्रेट एक मछली है जो कि समुद्री मछली है, यानी ये खारे पानी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपियर एक प्रकार का अनाज है, बैक्टीरिया का प्रकार है, भेड़ की नस्ल का, या हरा चारा है? तो नेपियर एक प्रकार का हरा चारा है। क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों की यहाँ पे कमेंट आती है कि उनको पढ़ना कहाँ से? देखो एनसीईआरटी तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है 9th 10th की। उसके बाद पिछले साल के आपको एग्जाम पेपर देखने हैं, और अगर आपको पिछले साल के एग्जाम पेपर चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वो आपको देखने एनालिसिस आपको करना है कि कहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं पिछले साल, ठीक है। सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन सिलेबस को आपको बिल्कुल डीप यहाँ पे पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग आपका सिलेबस है, तो एनिमल ब्रीडिंग से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, या प्लांट ब्रीडिंग है, बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे आपके सिलेबस में है, और इसी से संबंध हम यहाँ पे आज क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने हैं, और अधिक से अधिक डीप जितना हो सके। और सिलेबस देखिए, सिलेबस का लिंक भी आपको हिंदी अंग्रेजी में दोनों लैंग्वेज में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले साल के एग्जाम पेपर आप जरूर देखें, 5 पेपर हमने वहाँ पे आपके लिए डाले हुए हैं उस पीडीएफ में, और उसमें 12 मॉडल पेपर भी आपके लिए रखे गए हैं, तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 31 है, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पशुपालन तो करना ही करना है, और उसके साथ अगर खेती भी करनी है तो उसे कहा जाता है मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न गो प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन ये विदेशी प्रजाति है, गिर, रेड सिंधी या थार पारकर? तो यहाँ पे हॉलिस्टीन जो फ्रीजियन है ये है विदेशी प्रजाति, बाकी सभी ये देसी प्रजातियां हैं गाय की। क्वेश्चन नंबर 33, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या कृमि से? तो ये जो एंथ्रेक्स रोग है दुधारू पशु में होता है, और ये होता है आपका बैक्टीरिया से। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना कहलाता है? डी ऑप्शन हो जाएगा वीर्य संचयन, सीमेन कलेक्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है वो होती है 0.5%। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, 0.5% कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 36, दलहनी फसलों से कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है?
तो जितने भी दलहनी फसल हैं, सोयाबीन, चना, मटर, ये सभी दलहनी फसलों के अंतर्गत आते हैं और इनमें रिच मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। तो 36 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है यहाँ पे मछली के उत्पादन से संबंधित। और नीली क्रांति की शुरुआत जो इंडिया में होती है 1985 में, और नीली क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। हीरालाल चौधरी जो कि भारत में नीली क्रांति के जनक थे। और 1985 में भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हुई किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए? मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें होता है एंटीबॉडी, ठीक है, सी ऑप्शन, ताकि उसमें रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ सके। तो यहाँ पे 38 का है सी ऑप्शन। 39 है, ब्लैक माइनोर का एक नस्ल है। तो ब्लैक माइनोर का एक नस्ल है मुर्गियों की, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की गाय है। 40 का हो जाएगा सही आंसर करन स्विस। करन स्विस एक क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग है। और ये किस किस के मध्य क्रॉस ब्रीड कराई गई थी? तो भारतीय नस्ल की साहिवाल और स्विट्जरलैंड की जो नस्ल है ब्राउन स्विस। तो ब्राउन स्विस और ये है साहिवाल। तो इनके मध्य जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे करन स्विस जो कि एक क्रॉस ब्रीडिंग से प्राप्त हुई। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। तो दोस्तों ये आज के जो लेक्चर था इसमें हमने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे चर्चा की और काफी डिटेल्स में आपको जो क्वेश्चन डिटेल्स में बताने लायक है उसको मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, जहाँ से डिटेल्स में भी प्रश्न बन सकते हैं। और अभी इसी टॉपिक के 40 और प्रश्न हैं जिनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लगातार आपके टॉपिक के अनुसार, सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसके अनुसार आपके लिए यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न लाएंगे और आपको डिटेल्स में आपको लगातार पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। और यहाँ पे आपको प्रत्येक टॉपिक के लगभग हम यहाँ पे एमसीक्यू लाएंगे और उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और इसी प्रकार के मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको 1 नंबर के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।